हेलो एवरीवन। मैंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली 20 और 21 तारीख को हमारे मेंस के एग्ज़ाम हुए और मेंस के एग्ज़ाम होने के बाद आरपीएससी ने काफ़ी टाइमली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। और जैसा कि आज क्वेश्चन पेपर्स आए और इसके साथ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जो हमारे टेस्ट सीरीज से, जो हमारी मैगजीन से जो क्वेश्चंस आए हैं किस पैटर्न पे आए और जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे थे उसको लेके एक डिस्कशन है। और इस बात के साथ हमें ये भी देखना है कि जो आरपीएससी ने अब से परिपाटी को बदला है। यदि किसी ने जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने साल 2021 के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और अब जो 2023 का जो हमारे 24 के अंदर मेंस हुआ है इसके भी क्वेश्चंस देखे होंगे। जो अपने इस बार अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट जिनको लगता है कहीं ना कहीं उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो भी अपने आंसर्स को इवेलुएट करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए एक हम ये सेशन लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास से क्या क्वेश्चंस आए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आरपीएससी आज के टाइम में क्या चाहती है। वो पिछले दो हमारे एग्जाम्स के पैटर्न्स पे उन्होंने मेंस में क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, इन सारी चीजों को देखना जरूरी है। आज हम पहले दो टॉपिक्स लेंगे जो कि दोनों ही मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है और दूसरा हमारा इकोनॉमिक्स है। इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है वो पेपर 3 का पार्ट था और जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो पेपर 1 का पार्ट था। अब इनको क्यों लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बुक आई थी, यदि आपके ध्यान में हो तो ये जो करंट अफेयर की बुक्स थी, इस बुक में हमने पेपर 1 से लेकर के पेपर 3 के जो इंपॉर्टेंट डायनेमिक टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपके मेन से रिलेटेड आ सकते हैं और जो आए भी हैं वो था। और इसके साथ हमने आईआर के लिए डिमांड थी तो आईआर की क्लासेस भी आपकी लगाई थी, तो वो एक मेन रीजन था। और जो टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए उन टेस्ट के बेस पे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा फीडबैक दिया है, उनकी तरफ से जो हमारे लिए इतनी वेल अप्रिशिएशन आए हैं, मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थैंक यू बोलता हूँ। नाउ स्ट्रिक्टली हम डायरेक्टली आते हैं कहाँ पे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के, उसके बाद इकोनॉमिक्स पे। तो आईआर के अंदर देखोगे तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिला जो कि था ग्लोबल स्टेक टेक के बारे में। तो एग्जाम में कई लोगों के हालात खराब हो गए इस क्वेश्चन को देख करके। जीएसटी को देख के तो लगा खुश हुए कि जीएसटी हमें आती है, परंतु क्वेश्चन क्या था, ग्लोबल स्टॉक टेक। अब आप अगर समझो, उन्होंने पर्टिकुलरली 2 मार्क का क्वेश्चन एक टर्म के साथ दिया है। अगर आपने ये टर्म नहीं पढ़ी है आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप कोई गैस वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी का जो 2021 की मार्किंग थी उसमें हमने देखा है यदि आपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली अप्रोच किया है यू गॉट मार्क्स, और अगर आपने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया तो आपको मिले 0 मार्क्स। अब ये 2021 की जो आंसर कीज आई वो हमने अच्छी तरह से देख रखी है, उसी के आधार पर बताया। अब इस प्रश्न को, ग्लोबल स्टेक टेक को हमने कहाँ कवर किया था, ये देखिए, ये जो हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज थी उसका ये मॉडल आंसर है। इस मॉडल आंसर में हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ग्लोबल स्टेक टेक एंड ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, दो पोर्शंस हमने एक क्वेश्चन में कवर किए थे। बट माय पॉइंट इज, ये जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी है और जिन्होंने भी इसको पढ़ा है तो इन्होंने इस टर्म्स के बारे में समझा होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, हमें एक अप्रोच को समझना होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये समझना होगा कि कोप 28 का सबमिट हुआ था और इससे पहले कोप 26 का सबमिट हुआ था। अब ये कोप कौन से हैं? यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी कि जो 2015 के अंदर पेरिस में जो इसकी कोप हुआ था उसके बाद से काफी चर्चाओं में था, क्योंकि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस के तहत हमको वर्ल्ड के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के प्रयास करने हैं। तो कंट्रीज को बोला गया कि आपको प्रयास करने हैं। उसी के अंदर से एक क्वेश्चन और उठ के आया था जिसको एनडीसी कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन सा राष्ट्र इस क्लाइमेट चेंज को लड़ने में सहायता करने के लिए अपनी अपनी इच्छाओं के आधार पर कुछ टारगेट सेट करेगा और उन टारगेट को हासिल करने का प्रयास करेगा। तो एक वो क्वेश्चन भी 10 मार्कर में आया। और इसी कोप से रिलेटेड कोप 26, कोप 28, इनसे रिलेटेड एक और सवाल आया और वो सवाल था ग्लोबल स्टेक टेक। अब है क्या, अगर बेसिकली आपको बोलूं, 2015 के अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो हमारे पेरिस के गोल हैं, पेरिस के गोल को अचीव करेंगे। और गोल क्या था, 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अब उस गोल को आप अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे, इसके लिए आपने अपनी मर्जी से, जैसे भारत ने अपनी इच्छा से कहा कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे, हमारा कोई एमिशन नहीं होगा। इसी प्रकार से किसी, जैसे चाइना है, उन्होंने बोला कि साल 2047 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। तो सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी इच्छाओं और अपनी अपनी अपेक्षाओं के आधार पे, क्षमताओं के आधार पे ये डिसाइड किया कि हम किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के लिए अंदर कॉपरेशन करेंगे। तो भारत ने भी किया, परंतु जो आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, इस कंट्रीब्यूशन का रिव्यू कैसे होगा, उस रिव्यू के लिए इन्होंने ये ग्लोबल स्टॉक टेक बनाया था। और ये क्या है, हर 5 साल के अंदर इस ग्लोबल स्टेक टेक के माध्यम से आपका रिव्यू होगा। अब रिव्यू हुआ कब, ये हुआ था कोप 28 के अंदर, और जो कि हमने
जब हमारी मैगजीन थी उस टाइम मैंने एक एडिशनल पेपर लिया था और मैंने कहा था एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आई विल शो यू। उसके अंदर से हमने सीक्वेंस वाइज कोप 24, 5, 6, 7, 8 और कोप 30 इनके बारे में चर्चाएं की थी। और वहां से क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये नहीं है कि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, विश्व के अंदर इसकी काफी चर्चाएं चली। आप जानते हैं कि कोप 28 का जो समिट हुआ वो कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और वहां पे यूएई कोप 28 के चेयरमैन किसको बनाया गया? जो ऑयल की सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी है सऊदी अरामको, उस कंपनी के जो हेड थे वो कोप 28 के अध्यक्ष थे। तो विश्व के कई देशों ने बोला, एक तरफ तो आप बोलते हो कि हम क्रूड ऑयल को, हम कोयले को, इन सारी चीजों को कम करेंगे, और आप अध्यक्ष किसको बना रहे हो? आप अध्यक्ष एक तेल की कंपनी के मालिक को बना रहे हो। तो इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे चीजें सेटल हुई, क्योंकि कुछ कंट्रीज का ये भी मानना था कि जो जिम्मेदार है अगर उनको हम आगे लाएंगे तो हमें ऐसी आशा है कि सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। तो इस प्रकार से चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसी कारण से ये एग्जाम में आई। अब कोई ये कहे कि हमने वहां से लाया यहां से लाया, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपको करंट अफेयर के साथ बने रहना है। आपको, आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। आप किसी सिंगल सोर्स पे स्टिक नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप एनसीईआरटी करके कोई प्रशासनिक परीक्षा है जो राजस्थान की एसटीम सर्विस है हमारी आरएएस की, वो क्लियर कर लोगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आप केवल द हिंदू पढ़ के कर लोगे। ये सब कल्मिनेशन ऑफ एफर्ट्स है, उन सबको करना है। और दूसरा, जैसे हमने इकोनॉमी और आईआर को, इन चीजों को लास्ट में कवर क्यों किया था? रीजन क्या था? हमने 2021 में भी देखा, क्वेश्चंस आए थे। जैसे अगर आपको याद हो 2021 के अंदर 10 मार्कर का क्वेश्चन था कि जो साउथ एशिया है उसकी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस किस प्रकार की है और वो कैसे इंडियन ओशन को इंपैक्ट करती है। आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना बड़ा एग्रेसिव था, क्वाड की फॉर्मेशन हुई थी, और क्वाड वहां पर जो जापान है, अमेरिका है और भारत है और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ मलाबार एक्साइज वगैरह बहुत सारे एंगल्स आए थे। तो क्वेश्चन आना एक लाजमी था। तो ग्लोबल स्टैक टेक एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, परंतु इन्होंने 2 मार्कर के अंदर पूछा। आई नो कि काफी लोगों को परेशानी भी हुई होगी, बट पॉइंट ये है कि जब भी आप आगे अगर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमें, हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए। एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। कोप 28 रिसेंट सबमिट था, तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और हमारी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया। बट इसी प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो तैयारी को ये रखें, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से टैकल भी करने होते हैं, परंतु ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आईआर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था, और जैसे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 10 मार्कर का, और इस बार भी 10 मार्कर का क्वेश्चन आया। डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी क्रिटिकल थी। कैसे? और आपको ये समझना होगा किस प्रकार से आरपीएससी अपने आप को इवॉल्व और शिफ्ट कर रही है, और किस तरफ शिफ्ट कर रही है? एनालिटिकल अप्रोच की तरफ। ये 2021 के अंदर भी देखा गया था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा लीनियंट था। परंतु जो 2023 के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, आप चाहे हिस्ट्री में देख लें, आप इकोनॉमी के देख लें, और या फिर आप आईआर के देख लें, तो ये डायनामिक क्वेश्चंस रहे। और 2021 का भी क्वेश्चन काफी डायनामिक था, जो कि साउथ एशिया को लेकर के था। और अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि देयर इज अ व्यू पॉइंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इन ए डायलेमा। डायलेमा मतलब ये भारत की जो विदेश नीति है वो ऐसा माना जाता है, देयर इज अ व्यू पॉइंट मतलब किसी एक विशेष ग्रुप के द्वारा ऐसा माना जाता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो एक द्वंद्व की स्थिति में है। आगे क्या बोल रहा है? बिटवीन ज्वाइनिंग द डेवलप नॉर्थ, मतलब कि किसको? जो डेवलप नॉर्थ है। डेवलप नॉर्थ का मतलब क्या है? डेवलप नॉर्थ का मतलब है कि वो राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं। अब इसमें कौन आते हैं? यूरोप के राष्ट्र आते हैं, अमेरिका आता है, कनाडा आता है, P5 नेशंस आते हैं। तो इन राष्ट्रों को जनरली हम डेवलप नॉर्थ कहते हैं, और इसी को नॉर्थ से भी सिग्निफाई किया जाता है। इसके बाद, और लीडिंग द डेवलपिंग साउथ, ये किसके लिए बोला है? ये बात कर रहा है भारत के लिए। और क्या बोल रहा है कि भारत, ये एक पक्ष का मानना है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो आज एक डायलेमा में है, और किसके मध्य? एक डेवलप नॉर्थ, उसको ज्वाइन करना, और किसको लीड करना? डेवलपिंग साउथ। अब डेवलपिंग साउथ कौन है? डेवलपिंग साउथ लैटिन अमेरिका की कंट्रीज है, आपकी एशिया की कंट्रीज है, आपकी अफ्रीका की कंट्रीज है। भारत खुद एक डेवलपिंग साउथ का पार्ट है, और चाइना को भी डेवलपिंग साउथ का पार्ट गिना जाता है, क्योंकि चाइना, जैसे आप जानते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के क्षेत्र में वो साउथ का सपोर्ट करता है। उसके बाद डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे, चाइना का जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, जो उसका एफडीआई बाहर दूसरे देशों में निवेश होता है, वो कहाँ होता है? वो अफ्रीका में होता है, लैटिन अमेरिका में होता है, और वो एशिया, माइनर एशिया के जो कंट्रीज है वहां पे होता है। तो आप समझिए, इसीलिए चाइना भी किसका पार्ट है? ग्लोबल डेवलपिंग साउथ का, या फिर ग्लोबल साउथ का पार्ट है।
यहां पे यही कहना चाहता है कि इस कथन को, उपयुक्त कथन का विश्लेषण समुचित तर्कों के साथ, मतलब कि आपको इस व्यू पॉइंट को एनालिसिस करना है और इसके साथ आपको अपने आर्गुमेंट पेश करने हैं। हो सकता है आप इससे सहमत हो सकता है आप इससे ना सहमत हो, और दोनों ही तरीके सही हैं। और हो सकता है आप इन दोनों में बैलेंस भी करते हो, ये तीसरा तरीका भी सही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्यों उठा? क्वेश्चन इसलिए उठा, आपने देखा G20 का समिट हुआ। G20 के समिट के अंदर भारत ने किस एक यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को, आप जानते हैं उन्होंने इसमें मेंबरशिप प्रोवाइड करी, और ये आई थिंक 31 जो इस हमारी जो हमारा G20 का 21 मेंबर पार्ट बना, तो G20 के अंदर इसने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा। अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 देश हैं और 55 के 55 देशों में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो डेवलप है। तो भारत ने क्या किया, यहां पर लीड करने का प्रयास किया, किसको? डेवलपिंग साउथ को। ये मैं बोल रहा हूं, मैंने एक आर्गुमेंट दिया, उस आर्गुमेंट के साथ एग्जांपल दिया। आपको डायरेक्ट अप्रोच रखनी ही होगी। ये आरपीएससी ने 2021 की आंसर कीज में दिखाया और ये आरपीएससी 2023 की आंसर कीज में भी दिखाएगी। G20 के माध्यम से आप ये बोल सकते थे कि G20 में जिस प्रकार से भारत ने एक क्या किया, अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें सारे के सारे जो देश हैं वो कौन से देश हैं? डेवलपिंग देश है। उन सारे डेवलपिंग देशेस के एक लीडरशिप प्रोवाइड करी और उनको किसका पार्ट बनाया? और G20 का। और G20 के अंदर मोस्ट कंट्रीज कौन सी है जो डेवलप है? तो यहाँ पे भारत क्या कर रहा है, एक लीड कर रहा है, किसको? ग्लोबल साउथ को, जिसको हम डेवलपिंग साउथ भी कहते हैं। अब दूसरा, इसी G20 समिट के अंदर हमने क्या किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हालांकि ये इसकी साइडलाइन के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ था, परंतु इसके अंदर डेवलपिंग नॉर्थ की कंट्रीज भी थी। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का बनाने का मकसद क्या था? भारत और जो देश जिनकी डिपेंडेंस तेल के ऊपर ज्यादा है, तो भारत क्या चाहता है कि हमारी तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। जब तेल के ऊपर आपकी डिपेंडेंस कम होगी तो आपका जो करंट अकाउंट एफिशिएंट है, जो आपकी इकोनॉमी है, उसके अंदर आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। तो भारत क्या चाहता है कि हम बायोफ्यूल की तरफ जाएं। एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा 20% का टारगेट है, जो बायोमास के लिए हमारे टारगेट्स हैं, हम चार जनरेशन के एथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें करते हैं। तो ये सारे इसीलिए हमने यहाँ लिया। और ये सब किन के लिए इंपॉर्टेंट है? ये इस ग्लोबल साउथ के लिए। इसीलिए बायोफ्यूल्स अलायंस को भारत ने प्रमोट किया। आप इसके अलावा और देखिए, यदि मैं बात करूं लीडिंग ग्लोबल साउथ, आपने देखा भारत ने पेरिस क्लाइमेट डील के बाद से जब भी ये बात उठी कि जो भारत और चाइना जैसे देश और एशिया के देश जो अब विकासशील के साथ साथ अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के आसपास वहां पे यूरोप के अंदर हुई, ब्रिटेन के अंदर हुई, तो उन्होंने अपने यहाँ तो प्रदूषण कर लिया। उस प्रदूषण से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। लेकिन क्या उस वक्त हम कर रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक कॉलोनी थे, हम एक साम्राज्यवादी संरचना का एक छोटा सा अंश थे, तो हम तो नहीं कर पाए। आज हमारे लोगों की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पे खाने की कमी है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इन चीजों के लिए लोगों के पास बिजली उपलब्ध नहीं है, लोगों के पास जीवन जो बेसिक नीड्स होती है वो नहीं है। अब इन चीजों की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत को तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसी कारण से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी स्थिति भारत की जैसी है, इसीलिए भारत उनको लीड करता है और कहता है क्लाइमेट चेंज की जितनी भी निगोशिएशंस है उस निगोशिएशन में भारत और चीन एक साथ आते हैं। ये तीन एग्जाम्पल इतना बताने के लिए सफिशिएंट थे कि भारत एक डेवलपिंग साउथ का लीडर है। अब दूसरी तरफ आता है डेवलप नॉर्थ। आपको डेवलप नॉर्थ में सबसे दो बड़े एग्जाम्पल कौन मिलते हैं? एक मिलेगा आपको अमेरिका, दूसरा मिलेगा यूरोप। यूरोप के अंदर कई राष्ट्र हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमेरिका की और यूरोप की। क्यों किया? आपके पास सिर्फ 100 वर्ड्स हैं, आप इस प्रश्न को 150 वर्ड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी लाइंस होती है हमारी जो मेंस की आंसर कीज आप देखे होंगे तो उसके अंदर इतना स्पेस मिलता है कि आप 150 वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 100 शब्दों में इस प्रश्न को समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो अगर आप 120 130 शब्दों को लिखते हैं तो वहां पे बेटर चांस है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको यह समझना होगा कि डेवलप नॉर्थ के साथ भारत कैसे ज्वाइन हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इसी G20 में जहां भारत लीड कर रहा है किसको? ग्लोबल साउथ को, उसी G20 में भारत ने क्या किया? भारत ने IMCC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, IMCC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर, तो हमने ये कॉरिडोर बनाया। ये कॉरिडोर बना के हमने क्या किया? इस कॉरिडोर हमने यूएसए को जोड़ा, इसी कॉरिडोर को हमने किससे जोड़ा? इसी कॉरिडोर को हमने जो हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्री उससे जोड़ा, और इसके माध्यम से हम कहाँ पहुंच रहे हैं? यूरोप पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ हम, उन सभी राष्ट्रों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ये दिखाती है कि हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं डेवलप नॉर्थ को। आर्टिमिस अकॉर्ड है,
आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर 27 कंट्री है, और वो कौन है? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज है। ज्वाइन किसने किया? भारत ने। तो भारत किसको ज्वाइन कर रहा है? डेवलप नॉर्थ को। हमारी स्पेस एजेंसी ज्वाइन कर रही है उनको। इसके अलावा यदि आप बात करोगे, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है? तो वो आपका यूएसए। और यूएसए के साथ हमने कितने एग्रीमेंट साइन किए? आपको अगर जानकारी होगी, कॉमकासा जो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी का हमने एग्रीमेंट साइन किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये हमने किसके साथ साइन किया? उनके साथ। हमने चाइना के खिलाफ, अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक्चुअली हमें एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना होता है, हालांकि हम जानते हैं कि क्वाड को जो निर्माण हुआ है वो चाइना के खिलाफ ही हुआ है, ताकि जो चाइना की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। परंतु इंडिया ऑफिशियली कभी ये नहीं कहता है। भारत कहता है कि हम क्वाड में एक्सेस इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया और पैसिफिक, उसके अंदर हम जो ग्लोबल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो समुद्री रास्ते हैं, उसके अंदर व्यापार है, वो शांति से और बिना किसी बाधा के चलता रहे। इसीलिए क्वाड है, उसमें हमने किसको ज्वाइन किया है? उसमें हमने ज्वाइन किया है डेवलप नॉर्थ को। इसके अलावा आप जानते हैं, और S-400, आपने ईरान के अंदर चाबार के साथ डील किया, ये सब करने के बावजूद भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसके पार्टनर है? डेवलप नॉर्थ के। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि भारत के पास जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, वहां पे डायलेमा है, लेकिन इस डायलेमा में भारत इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है। ये अप्रोच आपकी इसमें होनी चाहिए थी। अब देखो, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपको मार्क्स कितने देगा, लेकिन एज ए फैकल्टी हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो कम से कम 7 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो क्वेश्चंस क्यों आया, क्वेश्चंस कैसे आया, और हमने क्या किया नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए। यदि आपकी ऐसी अप्रोच नहीं है, तो ये याद रखना कि सिविल सेवाओं के जो ये एक क्रमिक प्रयास है, 3 साल तो लगभग एक एग्जाम में लग जाते हैं, आपको फिर से लगना पड़ेगा। तो ऐसा फिर से ना लगे, इसलिए बेटर है कि अपनी अप्रोच को सही करें, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सही ढंग से चुनें, और आपको कहाँ किससे हेल्प लेनी है वो अपना सेल्फ खुद से डिसाइड करें। अच्छा, ये जो हमारा भी एक इसमें कंट्रीब्यूशन था कि जो क्वेश्चन आया था ये वाला, इसमें हमने क्या एफर्ट डाले, तो आप जानते हैं कि आईआर की हमारी क्लासेस चली थी। तो आईआर की क्लासेस जनरली हमने आई थिंक मई के अंदर स्टार्ट की थी, तो 10 क्लासेस थी। आईआर की क्लासेस में इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे। उस वक्त मैंने ये कहा था कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर एक एक्सपेक्टेड सवाल है। ये क्या है? इसी सवाल को हमने इस फॉर्म में भी देखा था कि कैसे ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। भारत रशिया और यूएसए दोनों के बीच में फंसा हुआ है। कई बार सैंक्शंस की बात होती है, चाबार को लेकर के, S-400 को लेकर, और आप जानते हैं कि हमारा मिलिट्री का जो इंपोर्ट है वो अब यूएस से ज्यादा हो रहा है, लेकिन रशिया से हमारा रिलेशन आज ही मजबूत है। भारत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी रिसेंटली भी जाके आए हैं, और काफी उनको वार्म वेलकम मिला, यूएसए ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, भारत कहीं ना कहीं ईस्ट और वेस्ट के अंदर भी फंस रहा है। तो हमने उस टाइम, हमारी जो अप्रोच थी डायनामिक क्यों थी? क्वेश्चन ये आया, क्या मुझे पता था या हमारी टीम को पता था? नहीं। पॉइंट ये कि शायद इसकी जगह ये भी क्वेश्चन आ सकता था। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप समझ सकें कि क्वेश्चन इस बार तो ये आया, पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आए। क्योंकि देखो, रशिया चाइना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आपस में ग्रुपिंग बना रहे हैं। इसके साथ ये ईरान को जोड़ रहे हैं, ये अपने आप को मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके सामने कौन खड़ा है? इनके सामने यूएसए और यूरोप खड़ा है। भारत कहता है कि मैं ना इसके साथ खड़ा हो सकता हूँ और ना इसके, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन है वो क्या बोलता है, हमें ये देखना है कि हमारे खुद के हित कहाँ पे है, हमें हमारे सोवरेन स्टेट को बनाए रखना है, हमारे लोगों की जो आकांक्षा है उनको पूरी करनी। इन चीजों के लिए भारत कहाँ है? बीच में। ये आप आईआर की क्लासेस में जाओ, जिसका भी नेक्स्ट एग्जाम है। मेरा पॉइंट यही है कि जो हमारी अप्रोच है उस अप्रोच से आप इस बार एक बार क्लासेस देख लो, क्योंकि मेंस आपने दोबारा देना है जो भी एस्पिरेंट्स हैं। तो इस मेंस के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक बार इसको फॉलो करो। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट है वो ब्रॉड होगा। ओके, और यस, अगर आपके पास टाइम है तो मोस्टली आई थिंक ये स्टॉक तो सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि हमने ये जो बनाया था वो मेंस के लिए पर्पज से बनाया था, और मेंस जा चुका है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो करंट अफेयर होते हैं ना, वो कभी भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के नहीं होते हैं। करंट अफेयर जो होता है वो 2 साल, 3 साल का भी हो सकता है, क्योंकि 14 फरवरी 2021 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं। अब 21 के बाद 22, 23 और 24 चल रहा है, 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। क्या ये विवाद खत्म हो गया? नहीं। क्या आज भी हमारे जो मिस्टर पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी फिलोसफी में बदलाव हुआ? नहीं। क्या रशिया आज भी यूक्रेन को कोई रियायत देना चाहता? नहीं। क्या यूरोप ने अभी भी यूक्रेन का साथ देना छोड़ा? नहीं। क्या अमेरिका ने छोड़ा? नहीं। वहां इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ चीजें बदली? नहीं। तो ये दिखाता है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट और डायनामिक चीज है। मेंस के एग्जाम में शायद आपने 3 सवाल छोटे छोटे छोड़ दिए होंगे, 4 सवाल 2 मार्क करके छोड़ दिए होंगे, आपको नहीं आया, ग्लोबल स्टेट टेक आप नहीं कर पाए, तो किसी और ने भी नहीं किया होगा, वो चल सकता है।
परंतु आप ये मानिए कि इस प्रकार का प्रश्न यदि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उस अप्रोच से नहीं कर पाते, तो हमने लास्ट ईयर देखा है इसी प्रकार के क्वेश्चंस में जिन्होंने फैक्चुअल डाटा लिखा है और जिन्होंने लिखा है कि G20 में ये हुआ, या फिर जिन्होंने ये लिखा है ग्लोबल साउथ में ये कंट्री से, प्रश्न आपसे एक एनालिटिकल स्किल जाना चाहता है, आप उसको दिखाओ। आप एनालिटिकल स्किल की बजाय फैक्चुअल डाटा दे रहे हो, तो आपको वहां मार्क्स मिलता है आधा, नहीं तो मिलता है आपको एक। और फिर हम बोलते हैं कि आरपीएससी को ब्लेम करते हैं कि मार्क्स ही नहीं देते। अरे मार्क्स देंगे तब जब उसने पूछा उसका आंसर दो। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन कितनी डायनामिक चीज, ये बोलता है कि आपको किसी एक का व्यू पॉइंट है और वो बोलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी एक द्वंद में है, और वो ये भी बोलता है कि हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, डेवलप नॉर्थ को, और वो ये बोलता है हम ग्लोबल साउथ को लीड कर रहे हैं। अब ये बोलता है अगर आप इस बात से किसी भी बात से सहमत हो, आपको इसका एनालिसिस भी करना है, आपको इस व्यू पॉइंट के साथ एग्जाम्पल भी देने हैं, यानी कि आर्गुमेंट्स करने हैं। आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं? जिद करना है। आपको जिद करके बताना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, और जिद करके तभी बता सकते हो जब आपके पास सॉलिड एग्जाम्पल्स होंगे। ये चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि ग्लोबल साउथ कौन है, उसको पता है एग्जामिनर को, तभी तो उसने क्वेश्चन दिया है, और वो ये भी जानता है कि आपको पता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो ना। इन चीजों के कारण आपको अपनी अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। तो ये हमारा जो डिस्कशन था उसके अंदर आया, ये क्लासेस मैंने ली थी। आई एम वेरी श्योर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यस, मैंने ये कहा भी था कि यहाँ से कोई 100/150 वर्ड्स के अंदर आपकी अप्रोच होनी चाहिए और 10 मार्कर का क्वेश्चन आना चाहिए, और ये आ गया। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये प्रश्न नहीं आया यहाँ पे, क्यों डाला गया? ऐसे कई चीजें मैंने क्वेश्चंस बताए थे। मैंने क्या लिखा है, हाउ इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर। हमारे सिलेबस के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर सिलेबस में है, पार्ट है उसका। तो इस प्रकार का, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो फर्स्ट और सेकंड से कैसे चेंज है। अब यहाँ फैक्चुअल नहीं, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, तो ये हमने डिस्कशन भी किया था। तो ये चीजें आपको आपके मार्क्स गेन करने में स्कोर करेगी। आंसर तो आप जो हमारे मेंस के पेपर्स हुए हैं उसके आंसर्स हम भी लेके आएंगे, और भी इंस्टीट्यूट्स लेके आएंगे। आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस कहाँ करना है? आपको फोकस करना है कि मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। इसके लिए क्या, आप 2021 के पेपर देखो, उसमें जो आंसर्स कैसे दिए हैं, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आंसर कॉपीज जो टॉपर्स थे, तो उनकी आप देखो उसको मार्क्स कैसे मिले हैं, उन्होंने क्या लिखा है, क्या गलतियां की। जब ये आप एनालिसिस करोगे तभी आपको मालूम चलेगा कि मुझे किस तरफ बढ़ना है। ओके, ये एक क्वेश्चन था हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड। आईआर के अंदर इस बार उन्होंने काफी कम क्वेश्चंस दिए थे, परंतु जो क्वेश्चंस दिए हमारे यहाँ से तो आए हैं, और हमने अप्रोच भी ऐसी ही की थी। यस, मेरी तरफ से एक एडवाइस है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर जाके आईआर की क्लासेस देखें। और यस, पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, कौन सी, आईआर वाली, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें, देन यू विल रियलाइज कि कितने बेनिफिशियल थी ये चीजें। अब ये जो इकोनॉमी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये 2 मार्कर था, कि ऐसे कौन से पार्ट हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के हैं, और ये किसके संदर्भ में था? सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में। मतलब कि जो केंद्र सरकार का गैर कर राजस्व होता है, वो गैर कर राजस्व के स्रोत क्या क्या है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा। अब ये देखो आप, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू था, तो अपने ये टेलीग्राम चैनल पे ये चीज डाल रखी थी हमने डायरेक्टली। कहते हैं ना, कई बार जो गवर्नमेंट के होलोग्राम्स आते हैं, इंफोग्राम्स आते हैं, इंफोग्राफिक्स आते हैं, ये चीजें जो आती है, ये भी एक क्या है, उसका इंफोग्राफिक्स है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से लिया है। तो उस ऑफिशियल साइट से जो डाटा लिया जाता है ना, आपको उसको जरूर पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है? एक बार यदि आप पढ़ लोगे, ऐसे क्वेश्चन से उठते हैं। ऐसा नहीं आपको बहुत सारी जगह मिला होगा, लेकिन ये नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर आपने इस पिक्चर को देखा होता, आपने बढ़िया से लिखा होगा कि कौन से मेजर सोर्सेज हैं किसके नॉन टैक्स रेवेन्यू के, कि किस प्रकार से बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, उसके बाद जो लोन होता है प्रोवाइड होता है, उस ये सारी चीजें आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, करंट अफेयर का टॉपिक था क्या? अंतरिम बजट। कहते हैं कि आरबीएससी काफी पीछे चलती है, पेपर्स का पता नहीं कब दिसंबर में बन गए होंगे, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। भ्रांतियां पालना बहुत आसान है, उन भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है, आरपीएससी ये कहती है कि हम करंट अफेयर में हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द 3 इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स विच वर अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट फॉर 2024-25। तो ये जो बजट इलेक्शन से पहले सरकार ने जो आंशिक बजट था जो पेश किया था, उस बजट में जो उन्होंने घोषणाएं करी, बहुत छोटा बजट था, उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी लॉन्च किया था, वो भी 60 पेज का था। अगर आप उसको पढ़ के जाते तो एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आप कट सकते थे। अब ये देखिए, अंडर द पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार इसके ऊपर 10 मार्क में सवाल नहीं आया, लेकिन इसका इवेल्युएशन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो आपसे रेल कॉरिडोर पूछे गए थे इंतरिम बजट में, इसलिए कभी भी करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है। स्टैटिक में इतना घुस जाते हैं, करंट को वैल्यू नहीं देते। ये जो हमारी बुक थी, यही बुक है हमारे पास, आप देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को अगर आप रेफरेंस के तौर पे लेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
104 पेजेस हैं इस बुक, ये लास्ट पेज है इफ यू कैन सी, और ये क्लोज है। 104 पेजेस की बुक है और ये कहती है कि अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2024 इस पीरियड का हमने ये करंट अफेयर, मतलब 1 ईयर एंड 3-4 मंथ्स का करंट अफेयर आपका इसमें है, वो है। इससे पुराना भी है परंतु वो चल रहा है तो आज भी करंट अफेयर है, तो इतनी सी बुक में किया था। अब कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने कहा सर ये अप्रोच सही नहीं है, जो मंथली मैगजीन आती है वो भी 120-130 पेज की होती है, उससे क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। सर आप बोल रहे हो कि 1.5 साल के जो करंट अफेयर है आपके 104 पेज से आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप गो थ्रू करो, ये पेजेस देखो। यहाँ लिखा है कि लॉजिस्टिक कार्य कुशलता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेल कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना, ये अंतरिम बजट की बात थी जो हमने मैगजीन में कवर किया, उसके पेजेस पे है। अब ये प्रश्न वहां से उठा, इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेज में प्रश्न कहां से है, इंपॉर्टेंट ये है आपको ये समझना, ये तो आंसर है, क्लियर है, ये गलियारे हैं, ये लिख दिए, इस बार प्रश्न आ गया, अगली बार शायद ना आए। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कभी भी करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है, यू कैन नॉट लीव करंट अफेयर इन प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, दैट इज द थंब रूल। अब ये जो करंट अफेयर में सवाल आया, ये सवाल ये दिखाता है कि आरपीएससी किस प्रकार से बिल्कुल रीसेंट डाटा को भी उठा सकती है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने भी इसको सिंगल बहुत शॉर्ट में आपको बताया, ये चीज है। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो टारगेट है, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी दुनिया में, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके बाद हमारे मिडिल ईस्ट में परेशानी आई, उसके बाद में आप जानते हैं यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चला, और फिर अब के यहाँ पे जो हमारा जेरूसलम और बेल्जियम, सॉरी जो आपका हमारा ये जेरूसलम और इसके साथ इसराइल, इनका जो युद्ध हुआ, इन चीजों ने दुनिया में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ा दी। जब ये महंगाई बढ़ गई, इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत। आसान आंसर है 2%, 4% प्लस माइनस 2% का, सबको पता होगा। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर क्वेश्चन डाला था कि वर्ल्ड इज फेसिंग अक्यूट इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग टू अचीव मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टारगेट। हमने क्वेश्चन को डायनामिक बनाया। क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन सिंपल आया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आरबीआई का है वो क्या है, क्वेश्चन सिंपल आया। हमने क्या बनाया उसको, हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। हमने बोला कि विश्व के अंदर समस्या थी और ये सच है, इस समस्या के साथ आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से स्टेप्स ले रही है, जो ये स्टेप्स ले रहे हैं वो आपको इसके साथ लिखने थे। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आ गया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग आ गया, विश्व के इश्यूज आ गए, ये अप्रोच होनी चाहिए। ये प्रश्न का एक अंश आया लेकिन अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए। और इसको हमने जो हमारी ये मैगजीन थी जिसके अंदर टॉपिक्स थे, यहाँ बड़ा क्लियर लिखा है, ये निर्णय विकास का समर्थन करते हुए प्लस माइनस 2% के बैंड के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बेस पे हमको कंट्रोल करने का लक्ष्य देते हैं। तो ये चीजें बड़ी बेसिक चीजें हैं, सबको आता है, परंतु पॉइंट क्या है, आपको इस अप्रोच के साथ करने की जरूरत है। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ द टेस्ट सीरीज, जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है दे नो इट। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में क्वेश्चन था, स्टैटिक क्वेश्चन था ये इकोनॉमी का, राजस्थान गवर्नमेंट की जो ये थी। उसके बाद आपके राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, यही बड़े बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। तो ये देखो, ये जो दोनों चीजें हैं ना, पिछली बार के बजट में भी थे, पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी थे। मेरा कहने का मतलब इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2023-24 का, उसके अंदर ये चीजें थी। और इसके बाद जो इस साल का आपका इकोनॉमिक सर्वे उसमें भी है। तो होता क्या है, यदि आप एक इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था, यदि आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे ढंग से आप कर लोगे, आपको कुछ चीजें नहीं छोड़नी है। जैसे थंब रूल क्या था, करंट अफेयर नहीं छोड़ सकते आप, हिंदू नहीं छोड़ सकते, इंडियन एक्सप्रेस नहीं छोड़ सकते, आपको आईआर, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप नहीं छोड़ सकते। ये चीजें दिखाती है कि आप इकोनॉमिक सर्वे बजट उसको भी स्किप नहीं कर। इन अंतरिम बजट से डायरेक्ट सवाल आया, उसके बाद आपका ये स्कीम्स डायरेक्टली आई। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके क्या है मेन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। आप भी जानते हैं जनरली ये बेसिक सवाल हैं, हमने देखा है कि रिपीट होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, विजन पूछा जाता है, टारगेट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था। तो आई होप जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, हमने ये डायरेक्टली सवाल हो रखा वहां से, तो ये काफी हॉलिस्टिकली कवर किया था और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मैं जो क्रिटिकल है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो जो हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, तो ये जो हमारे कुछ जो हमने करंट अफेयर को लेकर के जो आपके चलाए थे लास्ट के अंदर, क्लासेस चलाई थी, आई थिंक 6 और 7 क्लासेस ही चलाई थी हमने इकोनॉमी की। और उसमें से आपकी देखिए कि इसमें 7 कंपोनेंट्स है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है आपके क्लियरली दिखाए हैं इसमें।
अच्छा, ये सवाल आया था आपका ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन राजस्थान। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे इन इकोनॉमी के, आपने एक चीज नोटिस की होगी, या तो बजट से आए हैं या इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं, चाहे इंडिया का है चाहे राजस्थान का। गवर्नमेंट की स्कीम आई है तो वो भी कहाँ से आई है? अब जननी सुरक्षा योजना आज की स्कीम नहीं है, और वो कहाँ है? आपके आपके 3 या 4 बजट से कंटिन्यूसली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आ रही है। आपने किसी भी एक साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो आप जानते हैं कि जननी सुरक्षा योजना। अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान सरकार 10 करोड़ से ऊपर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए, जिसके सीएम अध्यक्ष होते हैं, ये जो फंड बनाया है ये अभी नहीं बनाया है, बहुत पुराना है। लेकिन ये कहाँ आता है? ये आपका इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान के अंदर क्लियरली मेंशन होता है। हमने भी क्या किया? हमने भी वही किया। हमने आपकी सहूलियत के लिए उस इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा कंसाइज किया कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, हम ट्रेंड को देखते आ रहे हैं। तो आप जैसे एक स्टूडेंट क्या होता है, वो या तो पिछला अटेम्प्ट देखता है, और या वो क्या करता है, अपने खुद के अटेम्प्ट के अंदर फंसा रहता है। हमारा काम क्या होता है? हम क्या करते हैं, हम एक होलिस्टिक वे में पिछले 10 सालों का, पिछले 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। हमें पता होता है कि भाई कौन से प्रश्न की संभावना है, कौन सा डाटा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए डाटा को कंप्राइज किया तभी तो 104 पेजेस के अंदर आपको बुक दी। अब 104 पेज के अंदर आपको क्लियरली ये, आप इसके अंदर बुक में जाएंगे आपको मिल जाएगा, ये बुक के ही स्नैपशॉट्स हैं जो हमने लेके आपको प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन क्लियरली मेंशन है। अब ये कंटेंट क्या है? कंटेंट आप पढ़ लो, पढ़ने से आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। जो लोग एग्जाम लिख चुके हैं दे नो वेरी वेल कि उनकी आंसर्स की सबमिट हो चुकी है, अब इवेलुएटर ही चेक करेगा। लेकिन जिन्होंने आगे एग्जाम से लिखना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रकार की चीजों को, आप इकोनॉमिक सर्वेस को और अच्छे कंटेंट, देखिए होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, 400 पेज का राजस्थान का आता है, 500 पेज का इंडिया का आता है, तो आप कैसे कर पाओगे? इसीलिए कोशिश करते हैं कि अब कंसाइज कैसा किया जा सकता है। अब क्वेश्चंस आपके सामने है, और जो हमने कंसाइज किया वो भी आपके सामने है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको अपने माइंड को उस ओरिएंटेशन में लेके जाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 61 पेज नंबर लिखा है, ओके, इट्स नो इश्यू। नेक्स्ट, स्वामित्व स्कीम। अरे एक चीज आपको और भी समझनी होगी, इस एग्जाम ने ये भी दिखाया कि आरपीएससी ने ब्रॉड थीम्स को पकड़ा है, कोई भी छोटी चीज नहीं पकड़ी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करी, कोप कहाँ पे, कोप 28 पे पहुंचे और बहुत बड़ा था। उन्होंने एनडीसी पे ध्यान दिया, उन्होंने ग्लोबल स्टेक टेक पे ध्यान दिया। इसके साथ उन्होंने क्या ध्यान दिया? स्वामित्व स्कीम की बात कर रहे हैं, तो स्वामित्व आप जानते हैं बहुत बड़ी स्कीम थी, जिसके अंदर जो लैंड है उसका सर्वे करने का, टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसके बाद जो ग्राउंड के पास गवर्नमेंट के पास स्टाफ है उसका यूज करना है। और एम क्या था कि हम स्वामित्व देंगे किसको? एक आम आदमी को, ताकि उसका क्या होगा, वो जब उसके पास उसकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप मिलेगा, वो जाएगा बैंक, और वो बैंक जाकर के अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप से लोन ले सकता है। तो क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। उसको ना तो किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत है, ना किसी और के पास जाने की, उसको अपने पैसे की रिक्वायरमेंट बैंक देगा, और बैंक में यदि वो वापस री करता है तो उसकी खुद की एक वैल्यू बढ़ती है, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी उसका बेस है। बैंक के लिए भी अच्छा है, हमारी बैंकिंग की जो सिचुएशन है वो भी सुधरेगी। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी किया गया। इसीलिए कई बार जब पूछते हैं ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, कि कई बार ऐसा इंटरव्यू पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा क्या सरकार है वो हजार हजार करोड़ रुपए आपके उस पर खर्च करती है, किस पे खर्च करती है? वो पैसे खर्च करती है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, सैटेलाइट भेजने पे। तो आपको मेंशन करना है कि इस प्रकार के स्कीम्स कैसे हमें बेनिफिशियल होती है। और स्वामित्व जो हमने क्लियरली कवर किया आपके सामने है, 3 या 4 लाइन, ज्यादा हमने डिटेल्स दी नहीं, जितनी हमें चाहिए उतना। और कुछ आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए अपने शब्दों को भी एग्जाम्स की आंसर कीज में लिखने की। इन चीजों से क्या होता है ना, आपका खुद का भी एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होता है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर भी थी, इस साल का जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे उसके अंदर भी है। तो वहां से ये सवाल उठाया गया था। मेन जो हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसका टारगेट क्या था कि वो ये चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है वो लगभग 7 to 8% होता है, और अभी वर्तमान में भारत में कितना है, 14, 15 या 16% के आसपास है। उसको हमको रिड्यूस करके 7 to 8% के आसपास लेके आना है। ये इसका मेन टारगेट है। मैंने आपको एक ही चीज बताई, हम यहाँ पे आंसर्स डिस्कशन करने के लिए नहीं, हम यहाँ किस लिए, हमें अप्रोच समझनी है कि पेपर्स कैसे आ रहे हैं, आंसर्स कैसे होने चाहिए, ताकि हम क्या सही डायरेक्शन में जा पाए। 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन, दो आप जानते हैं कि जैसे 16 फाइनेंस कमीशन जो हमारा था इंडिया का, एनके सिंह जी की अध्यक्षता में, और जो हमारा राजस्थान का था छठा वित्त आयोग। तो इन दोनों प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, और जो आए हैं वो काफी जगह कवर हुए थे, इसकी रिकमेंडेशन पूछी गई है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, जिन्होंने मेंस की तैयारी की, ये हमने टेस्ट सीरीज में कवर किया था कि व्हाट इज द जो 6 फाइनेंस कमीशन है एंड व्हाट आर रिकमेंडेशन। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। और ये जो आपकी हमारी मैगजीन थी, ये वाली जो 104 पेजेस की, इस मैगजीन में से ये आपका इतना सा पोर्शन लिखा था,
और जिसमें हमने क्लियरली फिगर्स लिखे, आई थिंक 3 या 5 लाइंस कंसाइज नोट्स, और यू गॉट द क्वेश्चन। अब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी लंबे टाइम से चल रही है, और आप जानते हैं कि किस प्रकार से ये किसानों के लिए एक बेनिफिशियल है। इसके अंदर इंश्योरेंस करने का प्रयास किया गया है। तो ये सरकार का प्रयास है कि हम बैंकिंग सेक्टर में लोगों को जोड़ें, और इसके बाद हम लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर से जोड़ें, उनको एक उनकी जो किसानों की आय है बढ़े, जो रिस्क है वो कम हो, ताकि जो सुसाइड के केस हैं वो कम हो जाए, और लोग भरोसा कर सकें सरकार पे, इंश्योरेंस कंपनी से, और जो उनके परिवार की हालात है वो सुधर सके। ये कुछ टारगेट्स हैं इसके। तो इन्होंने सैलेंट फीचर्स पूछे थे। तो ये हमारी क्लासेस जो हुई थी अभी रिसेंटली आरएस मेंस को स्पेसिफिक को लेके इंडियन इकोनॉमी, तो वहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तो क्लियरली देखो आप, ऑब्जेक्टिव क्या है, कवरेज क्या है, प्रीमियम क्या है, ये वीडियो का एक स्नैपशॉट ले रखा है, तो बाकी चीजें हमने इसमें कवर की है। तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको कवर किया। तो आप इसको अगर जो भी हमारे आई थिंक देखो 37 मिनट्स का वीडियो था, तो इसके अंदर इन्होंने इकोनॉमी की आई थिंक 8 to 9 स्कीम्स कवर की। तो ये एक बेटर तरीका होता है कि आप किस प्रकार से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो बुक में से जो हमने डाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो वो आपका यहाँ पे एज इट इज आ गया आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन से 8.5 लाइन है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 75 to 85 वर्ड्स, और एग्जाम में क्वेश्चन आपका 10 मार्कर का आया आई थिंक। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे आपको उतना पढ़ना है जो आरपीएससी आपको चाहती है, और आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। और रही बात कंटेंट की क्वालिटी की, तो आपको वो समझना है कि आप कंसाइज रूप से कैसे। अब इन्होंने ये भी दिखाया है कि कितने लोग हैं, उन लोगों को प्रीमियम दे रहे हैं, हम नहीं चाहते उनके वित्तीय बोझ बढ़े, कौन सी फसल है, कितना कितना परसेंट है, और सरकार और केंद्र सरकार कितना पे कर रही है। ये हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर आई थिंक यहाँ पर भी था क्या, नहीं सॉरी, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसका क्वेश्चन था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां क्या है। और यहाँ पे क्या पूछा गया उनसे, आपसे पूछा गया था यहाँ पे फीचर्स क्या हैं। देखो एग्जैक्टली 100% आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो क्वेश्चन क्या आएगा, परंतु क्या है आप लैंड तो हो रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहां वहां तो नहीं भाग रहे। अच्छा, ये एक जनरल डिस्कशन था इकोनॉमी की क्लासेस में जो स्टार्टिंग में हुआ था, और इसका मकसद क्या था कि जो हमारे इकोनॉमी में कुछ स्कीम्स आती है, पॉलिसीज आती है, वो जो पॉलिसीज आती है उनके क्वेश्चंस किस बेस पे होते हैं, या तो उसका विजन को लेके होगा, या उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, या उस स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर उसके एलिमेंट्स क्या है, फीचर्स क्या है। तो ये 4-5 थीम होती है यहाँ पे, जो 4 थीम बताई है। तो देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करी, किसान संपदा योजना की बात करी, तो ये इन्होंने क्या पूछा है, एक ने उसके फीचर्स पूछे, एक ने उसके ऑब्जेक्टिव पूछे, आगे एक और स्कीम आएगी जो विजन पूछेगा। तो फिक्स है, आपको इन्हीं 4 कंटूर्स के ऊपर ध्यान देना है। बाकी आप इकोनॉमिक सर्वे 450 पेज की बुक है राजस्थान स्टेट की, आप पढ़ो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी है, उसके अंदर बहुत सारा डाटा है। आपके एग्जाम में आपके हाथ में सिर्फ मैक्सिमम 10 लाइन्स है। 10 लाइन्स में लिखने के लिए आपको खुद को कंसाइज करना भी आना चाहिए। डिस्कस इन ब्रीफ इंडियाज अपडेटेड, इसको थोड़ा सा प्लीज फॉलो करें। अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम फेमसली एनडीसी कहते हैं, एग्जामिनर ने भी बड़े अच्छे से एनडीसी लिखा है, सबमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी। कैसे हमने कवर किया पहले आपको बताना जरूरी है, और हमने कवर क्यों किया और वो आपको बताना इसलिए जरूरी है। रीजन ये है कि आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। आई थिंक समथिंग वी आर मिसिंग, और जिसका जो पहला पेज था हमारी, जो हमने जो मैगजीन कवर की थी उसका। अब उसके बाद देखिए जो एडिशनल हमने क्या, लास्ट के अंदर कुछ कंटेंट हमारी बुक के अंदर लास्ट के अंदर हमें रह गया था, तो हमने क्या किया उसको भी लास्ट में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसमें कवर किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो 2023, 2024, 2025 कौन से कोप कहाँ हो रहे हैं, और उस कोप की क्या विशेषता है उसकी बात करी थी हमने, पहले कर ली थी। अब यहाँ पे हमने यही बात करी कि भारत कैसे कर रहा है, तो एनडीसी क्या है भारत के, और जो भारत के नेशनल मिशन है 2008 के अंदर, आप जानते हैं कि 8 मिशन लॉन्च किए गए थे, जो कि वो मिशन क्या थे, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करोगे, नेशनल सोलार मिशन है। तो ये सारे जो मिशन थे वो किसका पार्ट है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का ही एक प्रयास है। इसी के साथ एनडीसी थे। अब इन एनडीसी को भारत ने अपडेट करके जो हमारा कोप 28 था 2023 वाला, वहां पर गए, जो कोप 26 में मोदी जी ने पंचामृत दिए थे, उन पंचामृत के आधार पर ही हमारे एनडीसी अपडेट हुए। और वो क्या थे,
एक तो मैंने यहाँ लिखा पंचामृत अपडेट किए गए कोप 26 में। फिर हमने यहाँ लिखा है कि कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है, जीडीपी का 45% साल 2005 के लेवल का। फिर 50% जो हमारी ऊर्जा आएगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स आएगी। हम कार्बन सिंक तैयार करेंगे 3 बिलियन टन का 2030 तक। ये सारे टारगेट 2030 तक हैं। और एक हम नेट जीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे 2070 तक। यही आपके अपडेटेड एनडीसी थे। इसके अलावा सरकार पैसा चाहती है, फाइनेंस चाहती है, क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहती है, वो भी टारगेट है। परंतु मेन टारगेट तो आपके यही थे। यही चीजें ये दिखाती है कि हमें मुख्य चीजों को कभी नहीं छोड़ना। 10 मार्कर का क्वेश्चन आया, अगर आप इस थीम पे लिख के आते हैं तो यू वुड हैव स्कोर 6-7 मार्क्स। और इसके साथ जो एनडीसी हैं वो हमारे क्या है, खुद की चॉइस थी। एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एक राष्ट्र खुद अपनी इच्छा से ये बताता है कि मैं ये करने का प्रयास करूंगा। चाइना ने बोला कि हम नेट जीरो 2047 तक हो जाएंगे, लेकिन भारत बोलता है मैं 2070 तक होऊंगा। क्यों? चाइना आप डेवलप हो चुके हो, हम हो रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, हमारे लोगों के पास आज भी हमारा 85% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से आता है। ये चीजें दिखाती है कि भारत अपनी इच्छा से जो कंट्रीब्यूशन, आप ये लाइन भी डाल सकते थे कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे और यहाँ चीजें बताइए। कोप 28 पंचामृत और इसके स्टेटस और चैलेंजेस के ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 या 150 वर्ड्स आपकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। 150 वर्ड्स इसलिए बोलता हूँ कि आंसर की इसमें स्पेस इतना होता है, तो इस आप टाइप की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया और ये अच्छी बात है, जिन लोगों ने पढ़ा उसको बेनिफिट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो जी, ये क्या है, ये मैगजीन की जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन थी, उसी मैगजीन की जो क्लासेस चली थी उसी का एक स्नैपशॉट है। तो उसके अंदर हमने क्लियरली बताया, देखो ग्लोबल साउथ का क्वेश्चन आया था, कहाँ आया था, आईआर में, बैलेंस करने के लिए। तो ये भारत के द्वारा कौन सी पहले शुरू की गई। तो आप सोचो ना, ये क्या है, ये स्नैपशॉट किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से लिया गया। और ये साइट की जो स्नैपशॉट थी हमने हमारी बुक में डाला। क्यों डाला? आप तो कई बार उन चीजों को इग्नोर कर देते हो, पर हमें लगता है वो इंपॉर्टेंट है, और हम इसीलिए आपको 100 पेज के अंदर आपको कोई चीज ला के देते हैं ताकि आप उसको पढ़ लें। यदि आपने ये पढ़ा होता तब भी आप ये समझ सकते। मैंने आपको 3-4 कंटूर दिए कि भारत ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे काम किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम किया। यहाँ पे इसके साथ आप ये देखो, ग्लोबल साउथ के लिए भारत के द्वारा कौन सी पहले की गई। तो ये दिखाता है कि लीडरशिप रोल क्या है भारत का। ये प्रश्न का आंसर है एक्चुअली। अगर आप ये लिख के आते तो ये प्रश्न का आंसर है कि भारत की पहल ग्लोबल साउथ के लिए क्या है। इसका मतलब क्या है, पहल कौन करता है, जो लीडर है। और उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या दिया, लीडरशिप रोल ऑफ डेवलपिंग साउथ। और ये यहाँ पे जो हमारा पंचामृत के गोल्स थे मैंने ये दिखाया 50% वगैरह। तो ये चीजें आपके एग्जाम में एनडीसी के तहत पूछ ली गई थी। अच्छा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये 10 मार्कर का क्वेश्चन आया इस बार। 100 वर्ड्स लिखने थे आपको, और आई वुड से आपको 120 से 130 वर्ड लिखने थे। क्यों लिखने थे? स्पेस ही इतना था आंसर की इसके अंदर। तो अब आप बताइए, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम क्या याद करते हैं? मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो ये याद करते हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, कि कौन सी जो हमारी लाइवलीहुड डेवलपमेंट की स्कीम है वो कौन लेके आया है, कौन सा बैंक पार्ट है, और क्यों लेके आया। हद से हद इतना ही। तो सबको पता था कि ओके वाटर सेक्टर, तो बोला जी का याद रखना है। यस, याद रखना था। कहाँ पे? प्रीलिम्स में। अगर मेंस में आप याद रखोगे कि राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट है वो जी का लेके आया, तो आप ये बताओ 120 लाइन में क्या लिखोगे। इसीलिए कहते हैं कंटेंट, इकोनॉमिक सर्वे, अंतरिम बजट, ये चीजें और करंट अफेयर, इन चीजों को आप कभी भी त्याग नहीं कर सकते इकोनॉमी के लिए। अब आप देखो हुआ क्या, ये जो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये था। तो यहाँ पे भी ये लिखा फर्स्ट लाइन के अंदर कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका के द्वारा फाइनेंस की गई। फिर क्या लिखा गया, इस परियोजना के तहत राजस्थान के 27 जिले हैं और उसमें 137 सिंचाई परियोजना है। उससे क्या हो रहा है, पुनर्वास मतलब कि रिहैबिलिटेशन, और उसके साथ नवीनीकरण यानी कि जो चीज डैमेज हो गई उसको। तीसरी लाइन में क्या लिखा है, इस परियोजना के क्रियान्वयन से 4.7 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र से किसान लाभान्वित होंगे। आपके पास एटलीस्ट इस बुक को पढ़ने से 1 2 3 4 5 6 7 70 वर्ड्स तो आए। 30 वर्ड्स में आप लिख सकते थे कि इंडिया और जापान कोलैबोरेशन करके इसको एक्सटेंशन कर रहे हैं, हम फार्मर्स की इनकम को डबल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर इरिगेटेड एरिया कम है,
पश्चिमी राजस्थान के अंदर हालात ज़्यादा खराब हैं, तो वहाँ पर ड्रिंकिंग की फैसिलिटी भी नहीं है, तो जीका के माध्यम से ये प्रयास और हो रहे हैं। कंक्लूजन के अंदर लिखना था कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के माध्यम से जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जापान, इन सब के योगदान से राजस्थान के लोगों को उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प मिली। इससे आप 120 130 वर्ड्स लिख सकते थे। स्टूडेंट आए और उन्होंने बोला, सर ये तो बस हमारे को इतना ही पता था जीका से हम कैसे इसको करते हैं। मैसेजेस आ रहे हैं उनको कि सर ये तो 10 मार्क का क्वेश्चन था, मेरा तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। रीजन क्या है, आपको चीजों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी है। पूरा पढ़ लोगे आप दो स्कीम्स का क्या फायदा है? बेटर है एक स्कीम्स को हॉलिस्टिक तरीके से कवर करो, कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट तो जीका से कम ये भी आपको पता होता कि जो हमारा राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से इरिगेशन का काम हो रहा है, राजस्थान के अंदर 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम हो रहा है। ये चीजें भी आपको हेल्प करती, इतना फैक्ट एंड फिगर तो चाहिए होता है। बाकी भी और भी हमने दी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने क्या, हमने उसको बहुत लिमिटेड किया जो हमें इंपॉर्टेंट लगी। और ये वाली स्कीम वर्तमान में काफी अच्छा काम कर रही है। और इसका जो हमारा इंडिया का इकोनॉमी रिव्यू एक मैगजीन है, उसके अंदर भी इसका एक आलेख छपा था, लेख छपा था। इस कारण से हमने इसमें डाला था। हालांकि इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप पढ़ें, हम एज ए फैकल्टी होते कई बार रेफरेंस ले लेते हैं, तब इस कारण से हमने ये डाला था। सो दिस वाज द आवर अप्रोच, जिसने आपको एग्जाम में आई होप हेल्प की होगी। सो टुडे वी कवर टू टॉपिक्स, वन इज इकोनॉमी और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के क्वेश्चन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि आरपीएससी किस लाइन पे है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपकी खुद की अप्रोच कैसे होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अभी भी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें जिन्होंने नहीं किया है, और वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स थे, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मेहनत भी किया, एफर्ट्स भी डाले, उन्होंने लिखे भी हैं। हमारी मार्किंग जनरली थोड़ी टाइट थी, तो कई बार स्टूडेंट खफा भी होते थे, परंतु आज वो अपने आप में एक बूस्टर फील कर रहे होंगे कि जब क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, तो हर बच्चे को अच्छा लगता है कि हाँ वो दर्द था, मैं दर्द भूल गया। क्यों? आखिर अगर अंत भला तो सब भला। उसके बाद जो आईआर की और आईआर के अलावा इकोनॉमी बेस्ड जो क्लासेस थी, क्योंकि इकोनॉमी में अभी भी स्टैटिक पोर्शन वही चल रहा है, वो सारी चीजें आपको, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे, आप एक बार क्या करें, वहां पे जाएं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इट्स हार्डली, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन का कंटेंट 10 घंटे का है, और इकोनॉमी का कंटेंट मैक्सिमम आपको 7 से 8 घंटे का है। आपका एक दिन नहीं लगेगा अगर आप ईमानदारी से देंगे, और अगर आपके पास टाइम है अभी, थोड़ा सा स्टैगर वे में करें। इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से ये होगा कि आपको आपका बेस बनाने के लिए दोबारा मौका मिलेगा, ताकि जो अभी हो रहा है ना उससे आप जुड़े रहें। सो बेस्ट विशेज ऑल दोज एस्पिरेंट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मेज एग्जाम। और उम्मीद है, जिस प्रकार से सुना है कि कॉपीज चेक होनी स्टार्ट हो गई है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। होपफुली अक्टूबर नवंबर तक हमें उम्मीद है कि आरपीएससी शायद रिजल्ट अनाउंस कर देगी, और उसके बाद जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जो नए लोग हैं जो अभी अपनी प्रिपरेशन को, जो मतलब हालांकि काफी डाटा कंटेंट को रट भी चुके हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अब वो रटने की फेज से बाहर आके आपको आपके माइंड को एनालिटिकल तौर पे तैयार करना होगा। आरपीएससी अपने आप को इवॉल्व कर चुकी है। नाउ इफ यू आर इवॉल्विंग देन यू आर इन डेज, अदरवाइज यू आर आउट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द मेंडेलियन एकेडमी। थैंक यू सो मच।